हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ज्योग्राफी का नेक्स्ट सेशन लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज की क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, शॉर्ट रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों, अब तक मैंने ज्योग्राफी में सबसे पहले डे 1 में सिलेबस डिस्कस किया एमपीपीएससी का। डे 2 में हमने कुछ जनरल फैक्ट्स पढ़े कि हम कैसे इस ज्योग्राफी के पूरे सिलेबस को लेकर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़े तो अगली चीज हमने जो डिस्कस की वो ये थी कि ज्योग्राफी का जो हमारा पूरा सिलेबस है उसमें सबसे पहले हमको पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पढ़ना है। और उसके बाद मैंने पॉलिटिकल मैप के बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोब। भारत विश्व के मानचित्र पर कहाँ स्थित है, भारत एशिया में कहाँ स्थित है। उसके बाद भारत के डिवीजन को हमने पढ़ा और हम फिजिकल डिवीजन की शुरुआत करने जा रहे थे। मैंने भारत के बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में बताया। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत एक विशाल भूभाग वाला देश है जिसका निर्माण विभिन्न भूगार्भिक कालों में हुआ है। यानी इंडिया का ये जो पूरा वर्तमान में स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो एक साथ नहीं बना, उसके बनने में बहुत सारी चीजों का और बहुत बड़े समय का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे हम डिस्कस करें दोस्तों, आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर भारत के समस्त भौगोलिक भागों की तुलना करें तो सबसे प्राचीन या प्राचीनतम भाग कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए उसमें क्या, प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुला इंडिया। क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था कि जो पेनिनसुला इंडिया वाला पार्ट है एक्चुअल में अगर आप देखें ये थ्योरी की भारत अफ्रीका से कनेक्टेड था, तो रियल माने दोस्तों यही पार्ट था जो अफ्रीका से कनेक्टेड रहा होगा। क्योंकि दोस्तों उसके बाद देखेंगे तो आपको अन्य भागों की तुलना करें तो सबसे नवीनतम जो आपको देखने को मिलेगा वो है हिमालय पर्वत, क्योंकि उसका निर्माण आज भी जारी है। कारण हम लोग पढ़ेंगे अभी जस्ट हिमालय के बारे में जब बताऊंगा कि हिमालय एक बहुत महत्वपूर्ण पर्वत हमारे लिए है। इसका निर्माण आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ या होना शुरू हुआ। हिमालय की अगर एक लाइन में परिभाषा बताना चाहें तो हिमालय एक विवर्तनिक वलित पर्वत है या नवीन वलित विवर्तनिक पर्वत है। नवीन वलित विवर्तनिक पर्वत है। हिमालय इज अ टेक्टोनिक बेस्ड और न्यूली फाउंड फोल्डेड माउंटेन। ये एक लाइन में आप हिमालय की डिफिनेशन बता सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम एलोबरेट करेंगे। तो हिमालय का निर्माण आज भी हो रहा है। हिमालय के निर्माण के सभी क्रमों को देखेंगे। सबसे पहले किस भाग का निर्माण हुआ, सबसे अगर मैं हिमालय के भाग में बात करूं सबसे प्राचीन यूपी पीसीएस का एक प्रश्न भी था कि इन 4 में से तुलना करें सबसे प्राचीन कौन सा है। तो अगर आप देखें तो हिमालय के समस्त भागों की जब हम तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि हिमालय का निर्माण 3 स्पष्ट श्रेणियों में हुआ है। सबसे नवीनतम शिवालिक और सबसे प्राचीनतम यानी ओल्डेस्ट वन जो है वो कौन सी है दोस्तों, याद रखना आपको, वृहद हिमालय। और दोस्तों वृहद हिमालय में ही वृहद हिमालय सबसे ऊंचा भी है, सबसे प्राचीन भी है। और दोस्तों वृहद हिमालय में ही विश्व के टॉप 10 शिखर यानी हिमालय में ही विश्व के टॉप 10 शिखर देखने को मिलेंगे आपको। वृहद हिमालय में ही दोस्तों जो नेपाल के अंतर्गत आता है उसका नाम है काठमांडू नेपाल। ये नेपाल के पूरे आसपास देखेंगे तो नेपाल में ही पड़ता है दोस्तों सागर माथा, जिसे आप माउंट एवरेस्ट कहते हैं। एक्चुअल में माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट कहा गया, लेकिन इसका जो रियल में एग्जामिन करने वाले जिन्होंने कहा था कि आई थिंक पीक 15 इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, उस व्यक्ति का नाम था राधानाथ सिकदर। यानी सही माने इस पीक का नाम माउंट सिकदर होना चाहिए, परंतु ये माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। मैं इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। तो ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो एक्चुअल में आपके नॉलेज को भी टेस्ट करेंगे और आप कितना ज्यादा अपने पेपर में लिख पाते हैं। क्योंकि दोस्तों जब ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी तो पेपर में हिमालय संबंधी कोई भी जानकारी आपसे पूछ जाए, कुछ लाइन ऐसी होंगी दोस्तों जो पंचिंग लाइन होंगी और आपको अगर आपने शुरुआती अपने क्वेश्चन के फ्रेमिंग में उन लाइंस को लिखा, उन वर्ड्स का यूज किया, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी 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 गुड मार्क्स। क्योंकि दोस्तों जब भी आपकी कॉपी चेक होती है तो उसमें शुरुआती जो फ्रेमिंग होती है क्वेश्चन की वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो मैं आपको अभी आने वाले समय में बताऊंगा कि एक्चुअल में आप नंबर को या क्वेश्चंस को फ्रेम कैसे करेंगे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जब फ्रेमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए तो थोड़ा चीजों को समझते हैं। यहाँ पर मैंने अभी तक क्या क्या आपको बताया है और एक बार इन सभी चीजों को लेते हुए हम आज की क्लास को थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं। मैं बहुत सारी चीजें आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ चीजें पहले समझ लेनी है, राइट। तो जैसे मैंने बताया इस विशाल भूभाग पर अपक्षय अपर्दन निक्षेपण की क्रियाओं का प्रभाव पड़ा। अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है। अपक्षय मतलब स्वतः क्षय हो जाना, अपर्दन मतलब जब क्षय हो गया यानी कोई चीज कमजोर हो गई तो वो इट इज रेडी टू मूव।
और जब आप आगे बढ़ गई दोस्तों तो वो फिर आगे बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखेंगे आप, तो पहले अपक्षय हुआ, फिर दोस्तों अपक्षय के बाद अपर्दन, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। ठीक है, निक्षेप पाए जाते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि निक्षेपण इसका मतलब क्या होता है। तो ये तीनों एक सतत प्रक्रिया है किसी भी चीज का। सबसे पहले अपक्षय होगा, उसके बाद उसका इट इज रेडी टू मूव तो अपर्दन होगा, और उसके बाद निक्षेप उसके मिलेंगे तो ये निक्षेपण की क्रिया होगी। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन करने वाली मध्य प्रदेश की नदी कौन सी है, ठीक है, सॉइल इरोजन मतलब हो गया आपको दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला भूस्खलन होता है जो, वो भूस्खलन वाली कहानी होगी। सॉइल इरोजन अलग चीज होगी दोस्तों। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, याद रखना आपको, मृदा अपर्दन कहा जाता है। तो सॉइल इरोजन करने वाली सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण नदी जो मध्य प्रदेश की है उसका नाम है चंबल। और सबसे ज्यादा प्रभावित जिला कौन सा है, तो सॉइल इरोजन से सबसे प्रभावित जिला कौन सा दोस्तों, उसका नाम है मुरैना जिला। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे हम लोगों के मध्य प्रदेश में किस प्रकार का इरोजन का टाइप पाया जाता है। तो गली इरोजन मिलता है दोस्तों, गली इरोजन इज इंपॉर्टेंट है, जिसे अवनलिका अपर्दन हिंदी में कहा जाता है। तो गली इरोजन या अवनलिका अपर्दन ये क्या है, सॉइल इरोजन की घटना कैसे होती है, और सॉइल इरोजन जब होगी दोस्तों तो आपको याद होगा ये चीजें आप साथ में होंगी। कोई रॉक होगी, रॉक कमजोर पड़ेगी तो वो अपक्षय होगा उसका। अपर्दन मतलब इट इज रेडी टू मूव, मतलब डस्ट पार्टिकल ऑफ द रॉक इट इज रेडी टू मूव तो अपर्दन हो गया। अपर्दन कई तरीके से होता है, अपर्दन होता है दोस्तों जल से और वायु से, तो हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे निक्षेपण की घटना और कहाँ कहाँ निक्षेप पाए जाते हैं, और निक्षेप से ही तो पता चलता है कि आसपास के एरिया में एक्चुअल में कौन से मिनरल्स मिल सकते हैं, तभी तो रिसर्च चालू होती है। कहीं पर कोल मिल रहा है, कहीं पर आयरन, कहीं पर जिप्सम, कहीं पोटेशियम, कहीं पर मैग्नीशियम, ये सब जानकारी, कॉपर, ये सब कुछ कैसे मिलेगा, हमें कहीं ना कहीं निक्षेप मिलेंगे। और निक्षेप की स्टडी करने के बाद हमको पता चलेगा कि इसके आसपास के सराउंडिंग में ये मिनरल्स पाए जा सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। अब अगर हम भारत को एक लाइन में बताना चाहें दोस्तों, तो मैंने आपको कई बार बताया कि ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है कि भारत पर्वत पठारों नदी मैदानों वाला सुंदर देश है। ठीक है, भारत पर्वत पठारों नदी मैदानों वाला पूरा इंपॉर्टेंट देश है, सुंदर देश है। अगर आपसे दोस्तों कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के समस्त भौगोलिक भागों में हम जो उच्चावच देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स की स्थलाकृतियां देख रहे हैं, उनका कितना क्या प्रतिशत है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान सुनिए। ठीक है, इसे बहुत ध्यान सुनिए क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो भारत पर्वत पठारों नदी मैदानों वाला एक सुंदर देश है। यहाँ के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 10.7% यानी 10.7% भाग पर्वतीय है, 18.6% पहाड़ी है, 27.7% पठारी है और 43% भाग मैदानी है। यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण कोरिलेशन दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूं। मुझे बताइए भारत के मैक्सिमम लोगों का जो ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं या मैक्सिमम लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है दोस्तों, वो है कृषि। कृषि कहां की जा सकती है, मैदान में। और यहां देखिए भारत में सबसे बड़ा भूभाग कौन सा है, मैदान। तो दोस्तों अगर भारत के सबसे बड़े भूभाग को आप देखिए 43% मैदान है और मैदान में ही तो खेती होती है, तो भारत के लोगों का अगर मूल व्यवसाय कृषि है तो इसमें कहीं आपको कोई दो राह नहीं होनी चाहिए, कोई दो मत नहीं होने चाहिए। इसका प्रबल कारण है क्योंकि दोस्तों ज्योग्राफी ही डिसाइड करती है कि आसपास की कहानी क्या होगी। तो दोस्तों जब भारत का मैक्सिमम एरिया मैदानी है तो भारत के लोगों का मूल व्यवसाय कृषि है। ठीक है, याद रखना है। तो 43% इज व्हाट, प्लेन एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, और जब हम प्लेन को पढ़ेंगे तो जब प्लेन देखेंगे तो सबसे बड़ा जो प्लेन एरिया भारत में देखेगा मिलेगा वो है दोस्तों उत्तर भारत का विशाल मैदान। प्लेन्स तटों में भी हैं, यानी वेस्टर्न घाट्स में भी, ईस्टर्न घाट्स में भी है। इन सबको मिलाने के बाद 43% है, लेकिन इसमें इस 43% में सबसे बड़ा कौन सा है, तो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, जो कि अगेन विच इज अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, जिसे भाभर, तराई, बांगर, खादर कहा जाता है। तो ये उत्तर भारत के विशाल मैदान जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा भाभर का मतलब क्या होता है, तराई का मतलब क्या होता है, बांगर का मतलब क्या होता है, खादर का मतलब क्या होता है, डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा भारत में सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा क्या है, मैदान है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे दूसरा तो भारत में पठार है। मध्य प्रदेश का संपूर्ण एरिया देखेंगे, मध्य प्रदेश में प्राय आपको मैदान देखने को नहीं मिलेंगे, मैदान मतलब बड़ा प्लेन एरिया। तो मध्य प्रदेश का मुख्य भाग क्या है, पठारी है। तो 27% आपको पठार देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों पर्वतीय एरिया कितना है, 18%, तो ये तीसरा स्थान हो गया। और जो दोस्तों सबसे कम जो भाग देखने को मिलेगा दोस्तों वो है
अच्छा 18 पॉइंट पहाड़ी है, उसके बाद पर्वतीय एरिया 10.7% है, तो ये याद रखना है। तो भारत पर्वत पठारों नदी मैदानों वाला सुंदर देश है। यहाँ पे 10.7% क्या मिल रहा है आपको दोस्तों, तो वो है पर्वतीय, 18.6% पहाड़ी है, 27% भाग क्या है दोस्तों, पठारी है, और 43% भाग क्या है, मैदानी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसको आप दिमाग में रखेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए भारत के भौतिक प्रदेशों को हम यहां समझते हैं। दीज आर बेसिक फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। इसको बहुत ध्यान से समझिए, मैं यहीं पर आपको इनका एलोबरेशन समझा रहा हूं कि एक्चुअल में इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। आपसे कोई पूछेगा कि भारत के कितने भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं, जियोग्राफिकल या फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कितने भागों में है। पुरानी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो अलग है, नई एनसीईआरटी में अलग है, लेकिन आप ये कॉम्बिनेशन देखिए, नोट्स बिल्कुल अपडेटेड है, ध्यान देखिए। तो अगर मैं इनका नंबरिंग कर दूं तो ये दिस इज व्हाट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ठीक है। यहां पर आपको एक पॉइंट और जोड़ लेना है, नंबर 6, और वो है भारत के तट, भारत के तट, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये 6 फिजिकल डिवीजन हो गए भारत के। अब यहां देखेंगे बहुत ध्यान से, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र में क्या क्या आएगा दोस्तों, तो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, ट्रांस हिमालय, फिर हमको पढ़ना है दोस्तों हिमालय, उसके बाद दोस्तों हमको क्या पढ़ना है, तो नॉर्थ ईस्ट की हिल्स पढ़ना है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स पढ़ना है। राइट, उसके बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान को, तो मैंने आपको बताया कि उत्तर भारत के विशाल मैदान को आप 4 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। राइट, इन्हों बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला हो गया आपको भाभर, उसके बाद तराई, उसके बाद बांगर, और ये हो गया आपका खादर। भाभर, तराई, बांगर, खादर। प्रायद्वीपीय पठार एवं पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार एवं पर्वत को बहुत भागों में बांटा गया है। अगर मैं शुरुआत करूं दोस्तों तो गुजरात के काठियावाड़ का पठार, फिर हम ध्यान से देखेंगे तो अरावली पर्वत के वेस्ट और ईस्ट में आएंगे तो आपको मिलेगा, अच्छा पहले वेस्ट में चलेंगे तो आपको मारवाड़ मिलेगा, ईस्ट में आएंगे तो आपको मेवाड़ मिलेगा, उसके बाद आप आएंगे तो मालवा का पठार मिलेगा, फिर बुंदेलखंड का पठार, फिर बघेलखंड का पठार, फिर दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार, मेघालय का पठार, शिलोंग का पठार, फिर आप इधर आएंगे तो सबसे बड़ा दक्कन का पठार, दक्कन के पठार के बाद तमिलनाडु का पठार, कर्नाटक का पठार। ये पूरे रीजन को आप ध्यान से देखेंगे तो ये पठार है। तो प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से आपको दिखाई देगा आपको, इट इज व्हाट अ काइंड ऑफ प्लेटू विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटूज। तो याद रखिएगा प्रायद्वीपीय भारत के पठार को और पर्वतों को हम देखेंगे। इन्हीं पर्वतों में जब हम प्रायद्वीप पढ़ेंगे दोस्तों तो हम मध्य प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण पर्वतों को देखेंगे, एक है दोस्तों विंध्यन पर्वत और दूसरा है सतपुड़ा पर्वत। तो विंध्य और सतपुड़ा को देखेंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि विंध्य और सतपुड़ा से प्राचीन है हिमालय, नहीं, हिमालय नवीन है, विंध्य और सतपुड़ा उनसे भी प्राचीन है। अगर आपसे कोई पूछे कि विंध्य और सतपुड़ा में ज्यादा प्राचीन कौन है, तो दोस्तों विंध्यन पर्वतमाला सतपुड़ा पर्वतमाला से प्राचीन है। विंध्य और सतपुड़ा के मध्य ही कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो आपको पता है नर्मदा नदी। इसीलिए याद रखना है, ये सब फैक्ट्स हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, मैंने इसको अलग अलग कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं द्वीप समूह की बात करूं तो 2 द्वीप समूह को आपको याद रखना है। सबसे पहला अंडमान और निकोबार और उसके बाद लक्षद्वीप। और तटीय मैदानों में देखें दोस्तों तो भारत के तटों को आप देखें 2 भागों में, तो एक है वेस्टर्न घाट के तट और एक है दोस्तों ईस्टर्न घाट के तट। तो वेस्टर्न घाट के तट और ईस्टर्न घाट के तट, और यहाँ पे देखेंगे तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम पहले पॉइंट को यानी भारतीय भूगोल के पहले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, जो है भारत के भौतिक प्रदेश, ठीक है। तो चलिए कल से इसकी शुरुआत करेंगे हम लोग। आज बस जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, कल से हम इसकी शुरुआत करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। इफ यू लाइक प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब वट एवर यू वांट, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।